मन पसंदीदा चैनल मिक्स जीके बाई जीके अग्रवाल सर के माध्यम से बताने जा रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। आज हमारे बीच क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर, जो कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग न्यू दिल्ली के अंतर्गत 5 शिक्षा संस्थान है पूरे देश में। अजमेर, भोपाल, शिलोंग, भुवनेश्वर और मैसूर में, जहां शिक्षा में जो शैक्षणिक अनुसंधान है और प्रशिक्षण का कार्य वो प्रदान करता है। उनके बीएड सेकेंड ईयर के प्रशिक्षुत शिक्षक विद्यार्थी विशेष कुमार मिश्रा हमारे साथ हैं आज हमारे चैनल पर विशेष मेहमान के रूप में, जो कि हमें जानकारी देंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। मैं विशेष कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं कि आज आप हमारे चैनल पर सादर आमंत्रित हैं। नमस्कार। आप हमें थोड़ा बताएंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की आवश्यकता देश के लिए क्यों पड़ी? अगर हम देखें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अलावा अगर कोई भी नीति या फिर पॉलिसी की जरूरत हमें पड़ती है, क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी देश या समाज के लिए उसके कुछ निर्धारित उद्देश्य होते हैं, कुछ उसके आइडियल्स होते हैं, और उन आइडियल्स को हासिल करने के लिए, उनको अचीव करने के लिए हमें एक रोड मैप बनाना होता है, हमें एक रास्ता निर्धारित करना होता है, और उस रास्ते के लिए फिर हमें ऐसी नीति की, हमें एक ऐसे पॉलिसी की जरूरत पड़ती है। तो ठीक इसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में भी हमें, हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए कुछ उद्देश्य, कुछ हमारे गोल हैं जिनको हमें अचीव करना है। तो उसके लिए फिर हमें समय समय पर समाज में जो हो रहे हैं बदलाव, उनके हिसाब से हमें अलग अलग तरह की नीतियों की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए हमारे देश में भी समय समय पर अलग अलग तरह की नीतियां आई हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, वह उसका इतिहास क्या रहा है, या वह किस तरह से शैक्षिक नीतियों के विकास में योगदान देती रही है? अगर हम भारत के बारे में बात करें तो हमारे भारत के आज़ादी से पहले यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने काफ़ी शिक्षा में बदलाव लाए थे, लेकिन हम उसके बात नहीं करेंगे। हम आज़ादी के बाद किस तरीके से हमारे भारत में शिक्षा की जो नीतियाँ बनी हैं उनमें विकास हुआ है, किस तरीके से उसमें डेवलपमेंट हुआ है, उसके बारे में देखते हैं। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस समय ब्रिटिशर्स ने बहुत ही जर्जर हालत में हमें छोड़ के गया था। उस समय अगर हम देखें तो हमारे देश की साक्षरता दर सिर्फ 12% थी, और उस समय हमें विकास के पथ पर भी चलना था, हमें इंडस्ट्रीज भी अपनी डेवलप करनी थी, हमें अपना आर्थिक रूप से भी विकसित होना था। और इसके साथ साथ ही फिर जो इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के समय में, कार्यकाल में, एक कमीशन का निर्माण किया गया दौलत सिंह कोठारी के चेयरमैनशिप में 1964 में, और उसमें उनको यह काम दिया गया कि भारत में जो उद्देश्य उस समय निर्धारित किए गए थे कि भारत को इंडस्ट्रियल रूप से, औद्योगिक रूप से और आधुनिकीकरण के पथ पर चलना है और औद्योगिक रूप से विकसित होना है, तो उसके लिए किस तरीके से हमें शिक्षा की नीतियां बनानी होंगी। तो 1966 में पहली हमारी शिक्षा नीति बनाई गई और वो 1968 में क्रियान्वित की गई। और इस 1968 में जो हमारे पास में शैक्षिक नीति आई, शिक्षा नीति आई, उसमें कुछ बातों पे फोकस किया गया उस समय के हिसाब से, जो उस समय समाज में और शिक्षा के क्षेत्र में जरूरतें थी, उनको फोकस किया गया। उनमें था, सबसे पहले हमें अपने देश के लिए प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना था, हमारे देश में जो ह्यूमन रिसोर्स थे उनके डेवलपमेंट पे काम करना था, और सोशल और नेशनल लेवल पर यूनिटी और हमारे देश में जो नई नई डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुई थी उसको मजबूत करना था, और उसके साथ साथ ही बच्चों में सोशल, मोरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी करना था। तो इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उसी समय से कंपलसरी और फ्री एजुकेशन, जो 6 से 14 साल के बच्चे थे उनके लिए इस पर बात होने लगी कि उनको 14 साल तक के बच्चों को कंपलसरी और फ्री एजुकेशन प्रदान की जाए। और उसके बाद एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज में सबके लिए इक्वालिटी की बात की गई, जिससे हर व्यक्ति को, किसी भी जाति, धर्म, लिंग का हो, उस पर सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल सके एजुकेशन के क्षेत्र में। उसके बाद शिक्षा में समानता की बात, शिक्षा में समानता की बात कर रहे हैं हम। और उसके बाद फिर उस समय पे हमारे देश में इंजीनियर्स की, डॉक्टर्स की और ऐसे जो देश के विकास में काम कर सके, उस समय उसकी ज्यादा जरूरत थी। तो अगर हम एकेडमिक की बात करें तो उस समय पे ऐसे विषयों में जैसे गणित हो गया, मैथमेटिक्स और साइंस
और इंजीनियरिंग और डॉक्टर्स मेडिकल के क्षेत्र में एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, लेकिन उस समय सोशल साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज जैसे डिसिप्लिन्स को नज़रअंदाज किया गया एक प्रकार से। लेकिन फिर अगले 20 साल में अगर हम आगे की बात करें तो 1986 में फिर हमारे पास में दूसरी शिक्षा नीति आती है राजीव गांधी जी के कार्यकाल में। और अगले 20 साल में जो हमारे समाज में बदलाव हुए उसमें देखा गया कि जो हमारे 1968 में उद्देश्य थे शिक्षा नीति के अंतर्गत वो काफी हद तक पूरे हो चुके थे उस समय के हिसाब से। लेकिन 1986 के आसपास फिर से हमारे समाज में विकास हुआ और लोगों के बीच में जागरूकता आई, तो उससे लोगों की और जरूरतें बढ़ी, शिक्षा के क्षेत्र में भी नई जरूरतें पैदा हुई, जिससे हमें ये जरूरत महसूस हुई कि हमारे लिए फिर से एक नई नीति बनानी पड़ेगी। और उस समय जो एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें हमें इंक्लूजन पे, समावेशन पे ज्यादा जोर दिया गया कि अब हमें विकास की पथ पर हम चल चुके हैं, तो अब हमें सारे लोगों के लिए शिक्षा व्यवस्था को अवेलेबल करना पड़ेगा, एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए ही जैसे नवोदय विद्यालय और हर जिले में, हर गांव में प्राइमरी विद्यालयों की स्थापना करने की बात कही गई। और उसी समय पे हमारे देश में महिलाओं के लिए, SC ST के लिए भी विद्यालयों की और शिक्षा की व्यवस्था को जोर दिया गया। और अगर हम उसमें देखें उसी समय 1986 में ही जो शिक्षा नीति आई उसमें फिर अब बच्चों को सेंटर पर रखकर हमारी जो नीतियां रही उनको बनाया जाने लगा कि किस तरीके से हम बच्चों का विकास कर सकते हैं और उनका एक बेस तैयार कर सकते हैं। आपका कहने का मतलब सीधा सीधा है कि बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया। हाँ, बाल केंद्रित शिक्षा कि उनके अंदर जो क्वालिटीज हैं, जो उनके अंदर कैपेबिलिटीज हैं, उनको पहचाना जाए और उनको विकसित करने के ऊपर कार्य किया जाए, न कि उन पर थोपा जाए। हाँ, ना कि उन पर थोपा जाए। और इस नीति के अंतर्गत बहुत सारे इनिशिएटिव्स, बहुत सारे कदम भी उठाए गए। उसमें सबसे पहला कदम तो था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के नाम से था। 1987 में ये इनिशिएटिव लिया गया था, जिसके तहत हमारे देश के स्कूलों में रिसोर्सेज के जो कमी थी, फिजिकल रूप से जो रिसोर्सेज की कमी थी, उनको पूरा करने के ऊपर जोर दिया गया। और इसी के साथ साथ देखा गया कि शिक्षा पर तो जोर दे रहे थे, लेकिन शिक्षकों के शिक्षा पर हमें जोर नहीं दिया था हमने पहले। तो शिक्षकों के शिक्षा पर भी, उनके रिस्ट्रक्चरिंग पे और रिफॉर्मेशन पे काफी ध्यान दिया गया इसके बाद। और अगर हम फिर आगे देखें तो हमारे फंडामेंटल राइट्स में, मूलभूत अधिकारों में भी शिक्षा को इसमें जोड़ा गया। बहुत अच्छा। लेकिन मेरे थोड़ा सा एक बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो रही है कि 1986, 1986, 1992, 1992 में भी शिक्षा नीतियां पहले से आ गई थी, तो उसके बाद हमारे और नई शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमारी इन शिक्षा नीतियां क्या कमजोर थी या कहीं और जो परिणाम है या शिक्षा के क्षेत्र में और प्रगति की ओर ध्यान नहीं दे पा रही थी? तो क्यों हमें इनकी आवश्यकता पड़ी कि और नई शिक्षा नीति लानी पड़ी या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लानी पड़ी? अगर हम इस बात पर देखें तो हमारे संविधान की भी अगर बात करें तो हमारे संविधान में भी संशोधन की गुंजाइश होती है। और उसमें भी संविधान निर्माताओं ने भी कहा था कि जिस तरीके से समाज हमारा विकसित होता जाएगा, हमारे संविधान में भी संशोधन हो सकता है और उसमें भी बदलाव हो सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हमारी शिक्षा नीतियों में शिक्षा के लिए हमारे जो उद्देश्य थे, हमारी जो जरूरतें थी, वो भी बदलती गई। जिस तरीके से हमारा समाज विकसित होता गया, हमारे आसपास के जो परिवेश थे, परिदृश्य थे, वो बदलते गए। तो अगर हम इसका उदाहरण देखें तो 1986 में हमारे पास में आया था शिक्षा नीति, और ठीक उसी के 8 साल के बाद ही 1992 में उसमें बदलाव की जरूरत महसूस होने लगी थी। और उस समय पे आंध्र प्रदेश के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ रेड्डी जी, उनके चेयरमैनशिप में एक नई रिव्यू कमीशन बैठाई गई कि आप जो है 1986 के शैक्षिक शिक्षा नीति को देखिए और उसमें जो सुधार हो सकते हैं उनको देखिए। तो उसी समय अगले कुछ ही सालों में ये जरूरत महसूस होने लगी थी। तो अगर हम अब की बात करें तो इतने लंबे सालों में, पिछले 20 से 25 सालों में काफी बदलाव हो चुके थे। और अगर हम ये जरूरत की बात पर देखें तो 2015 में भारत ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा, जो सतत पोषणीय विकास का हमारा लक्ष्य है पूरे विश्व के लिए, उसको अपनाया। और उसमें जो गोल 4 है वो कहता है कि सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। और ये 2030 तक भारत ने यह लक्ष्य रखा था कि उसको हमें हासिल करना है। तो अगर उस लक्ष्य की भी बात करें तो उसके लिए भी फिर हमें अपने शिक्षा में, नीतियों में बदलाव करने की जरूरत थी। नहीं तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि 2020 में सर्व शिक्षा अभियान की भी बात आ रही थी कि सबके लिए शिक्षा, बिना समानता के साथ में शिक्षा, न थोपी जाने वाली शिक्षा। तो उसके बाद आपका कहना मुझे काफी हद तक समझ में आ रहा है कि जो हमारी शिक्षा नीति 1992 बनी थी, उससे लेकर 2020 लगभग 28 वर्ष का जो एक लंबा अरसा निकला,
तो उसमें शिक्षा के क्षेत्र में काफी परिवर्तन हुए और आवश्यकता महसूस की जाने लगी। क्यों कि वो परंपरागत शिक्षा जो थी कहीं हद तक फिट नहीं बैठ पा रही थी वर्तमान समय से। तो ऐसी स्थिति में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो नई शिक्षा नीति की आवश्यकता पड़ी जी, मैं यही समझ पा रहा हूँ। क्या ये ठीक है? जी। और अगर हम देखें तो आजकल हमारे जो आसपास में सिनेरियोज हैं उनमें भी काफी बदलाव आ रहा है। सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी, पिछले 5-6 सालों में ही हमारे टेक्नोलॉजी में इतनी तेजी से इवोल्यूशन हुआ है, इतना बदलाव हुआ है। दूसरी बात है हमारे आसपास में कंप्यूटर का, डेटा साइंस का इंटीग्रेशन होना। और अभी हमने रिसेंटली ही देखा है कोविड-19 जैसी महामारी की वजह से हमारी जो परंपरागत एजुकेशन सिस्टम था वो किस हद तक बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था। और फिर हमारे आसपास में जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, हमारे रिसोर्सेज में कमी आती जा रही है। तो ये सारे जो बदलाव हुए जा रहे हैं, ये सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं, इनकी वजह से हमारे शिक्षा नीति में, हमारी शिक्षा व्यवस्था में एक बदलाव की जरूरत महसूस हुई। और इसी का परिणाम है कि हमें 2020 में एक नई शिक्षा नीति को बनाना पड़ा। बहुत अच्छा, आपने वास्तव में इसके फीचर्स पर बहुत अच्छे से हमें समझाया। इसकी विशेषताओं के बारे में भी थोड़ा सा आप जोर डाला कि क्या इसकी विशेषताएं हैं। थोड़ा और कुछ इसका विस्तार से बताना चाहेंगे कि इस तरह आज के परिप्रेक्ष्य में, परिदृश्य में कहाँ तक उपयुक्त लगता है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो हमें बहुत ही महत्व देगी या हमारी जो आवश्यकता है उसको पूर्ण करने में समर्थ हो पाएगी? तो सबसे पहले मैं अगर इस बारे में बात करें तो सबसे पहले हमारी जो एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके उद्देश्यों को हमें जानना चाहिए। तो इसके उद्देश्य, मैं कुछ उद्देश्य, इसके उद्देश्य तो बहुत सारे हैं, बहुत व्यापक उद्देश्य रखा गया है, लेकिन इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं उनको मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहला तो यही है कि इस नए एनईपी में हमने लर्नर सेंट्रिक, मतलब कि जो छात्र है, जो सीखने वाला है, उसको सेंटर में रख के हमने अपनी पूरी पॉलिसी को, हमने अपने पूरे एजुकेशन को व्यवस्थित किया है, करने की कोशिश करी है। और हमने इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे भी बात करी है कि हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ विलक्षण क्षमता होती है, कुछ ना कुछ अलग कैपेबिलिटीज होती है। तो एक शिक्षक को उन कैपेबिलिटीज को, उन क्षमताओं को पहचानने की जरूरत है और उनके विकास में कार्य करने की जरूरत है, ना कि उनके ऊपर पहले से बनी बनाई नीतियों को, पहले से बनी बनाई धारणाओं को थोपने की जरूरत है। फिर दूसरा है हमारे देश में, हमारे देश की कुछ परंपराएं हैं, कुछ वैल्यूज हैं, मोरल हैं, और इनका भी हमारे शिक्षा व्यवस्था में समावेशन बहुत ही जरूरी है ताकि व्यक्तित्व निर्माण और चरित्र निर्माण भी साथ साथ हो सके। फिर आती है बात हमारे जो डिसिप्लिन हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी की बात, क्योंकि पिछले शिक्षा नीतियों में हमने देखा था जैसे मैथ्स, साइंस, इन सारे विषयों पर ज्यादा फोकस किया गया था, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज या फिर समाज में बदलाव लाने वाले विषयों को दरकिनार किया गया था। बिल्कुल। और इस नई शिक्षा नीति में इस पे फ्लेक्सिबिलिटी की बात कही गई है, मतलब कि जो हमारे पास में डिसिप्लिन है, अलग अलग स्ट्रीम्स होते हैं, जैसे आर्ट स्ट्रीम हो गया, साइंस स्ट्रीम हो गया, मैथ्स के विषय हो गए, इनके बीच में लचीलापन लाया जाए, बच्चों के अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है उसको बढ़ावा दिया जाए, और ऐसे अलग अलग डिसिप्लिन के सब्जेक्ट्स जैसे मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, ऐसे डिसिप्लिन के जो विषय हैं इनके बीच में यूनिटी और इंटीग्रेशन स्थापित की जाए। फिर अगर एक और उद्देश्य की बात की जाए तो बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी, रचनात्मकता और लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग का विकास करना, ताकि वो आज के समाज में जो समस्याएं पैदा हो रही हैं उनको भी पहचाने और उसके साथ साथ ही उनके अंदर उन समस्याओं को पहचान कर उनके समाधान करने की भी क्षमता विकसित हो सके। तो यहाँ जो क्रिटिकल थिंकिंग है उस पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जैसा मैं शिक्षा के दौरान भी देख रहा हूँ कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। बच्चे में ऐसी समझ स्वतः ही पैदा हो कि जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, क्या मेरे लिए कहाँ तक ये उपयुक्त होगा, कहाँ तक नहीं होगा। और उसको जो आप कहना चाह रहे हैं कि केवल विज्ञान विषयों से हटकर जो सामाजिक विज्ञान विषय थे या अन्य विषय जिनकी तरफ थोड़ा ध्यान कम था उनकी तरफ भी ध्यान देना, और इसको साइंस और सोशल साइंस को एक समावेशी शिक्षा और समायोजन करके ताकि बच्चे का ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके। तो इस क्षेत्र में और भी उन्होंने कुछ नई शिक्षा नीति में अपनाने की कोशिश की है। हाँ, अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पिछले कुछ समय में अगर हम महामारी की बात करें, कोविड महामारी की बात करें, तो इन 2-3 सालों में जिस तरीके से हमारे शिक्षा व्यवस्था में, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हुआ है, तो यहाँ पे भी जरूरत महसूस हुई कि एक प्रकार से हमें एक अल्टरनेट एजुकेशन या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी डेवलप करना पड़ेगा जिससे बच्चों को अफोर्डेबल और इजीली एक्सेसिबल एजुकेशन मिल सके। और इसी के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे व्यवस्थाएं बनाई हैं, जैसे स्वयं
और दीक्षा ऐप, ये सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बनाए गए हैं, तैयार किए गए हैं, जिससे बच्चों को आसानी से शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा प्रदान हो सके उनकी। अच्छा, आपने बहुत ही शानदार जानकारी दी है और हम आपसे और भी आगे भी समय समय पर इसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि प्रयोगशालाओं में भी और अन्य क्षेत्रों में भी, क्योंकि एनईपी कोई छोटा विषय नहीं है। एनईपी जो 2020 है उसके बारे में जहाँ तक मैं समझता हूँ उसको घंटे आधा घंटे में समझाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आपने बहुत ही सहज भाव में, बहुत ही सरल भाषा में एक लेमैन के लिए भी समझना आसान होगा। एक मैं इसमें और भी कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, एनईपी 2020 के बारे में ही मैं कुछ और बातें बताना चाहूँगा, क्योंकि हम एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक के शिक्षक हैं अभी। तो अगर हम स्कूल शिक्षा की बात करें कि किस तरीके से हमारी नई शिक्षा नीति में स्कूल व्यवस्था के ऊपर ध्यान दिया गया है, तो हमारी जो पिछली शिक्षा नीतियाँ थी उनमें जो हमारा शिक्षा का स्ट्रक्चर था, जो संरचना थी, वो 10+2 का था कि 10वीं तक की एक शिक्षा, उसके बाद फिर 11वीं 12वीं की एक शिक्षा। लेकिन उन शिक्षा नीतियों में छोटे बच्चों के लिए, जो एलिमेंट्री एज के बच्चे होते थे, अर्ली चाइल्डहुड के, उनके बेस को, उनके फाउंडेशन को नजरअंदाज किया गया था, उनको शामिल नहीं किया गया था। और इस नई शिक्षा नीति की यही एक विशेषता है कि इसमें उन अर्ली चाइल्डहुड के जो एज ग्रुप है, 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। और इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर था, इसको 5+3+3+4 के रूप में किया गया है। अगर हम इसके बारे में आगे बात करें तो इनको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज की बात करें तो फाउंडेशन से समझते हैं हम लोग किसी चीज के नींव। तो अगर हम एक बच्चे, एक छात्र के को देखें अगर एक इसके रूप में, तो उसकी नींव की अगर हम बात करें तो उसका जो शुरुआती जीवन होता है, जो बचपन का समय होता है, 3 से 6 या फिर 3 से 8 वर्ष का जो समय होता है, वो एक फाउंडेशन का समय होता है। उस समय पे उस बच्चे के ज्ञान की, सीखने की क्षमता की नींव रखी जाती है। इसीलिए इस समय को फाउंडेशन स्टेज कहा गया है। और ये 5 वर्ष का समय होता है, जिसमें आंगनवाड़ी और प्ले ग्रुप के जैसे इंस्टीट्यूशन पे, संस्थानों पर फोकस किया गया है। इसके बाद आती है प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज की बात करें तो ये 3 साल का होता है। 3 साल में 18 से 11 वर्ष के बच्चे होते हैं। और अगर हम क्लास की बात करें इसमें, तो कक्षा 3 से 5 तक के इसमें बच्चे शामिल होते हैं। और अब इसमें उनके न्यूमेरिकल स्किल्स, मतलब गणित, नंबर्स, और उसके बाद रीजनल लैंग्वेज डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। और फिर आता है आगे मिडिल स्टेज, जिसको अगर हम कहें अभी के लिए तो सेकेंडरी एजुकेशन जो होती है, इसमें कक्षा 6वीं से कक्षा 8वीं तक के बच्चे आते हैं। और इसका जो समय है वो भी 3 वर्ष का है। और इसमें अब धीरे धीरे उनके अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रति इंटरेस्ट पैदा किया जाने लगा, क्योंकि आज के समय में हमारे एजुकेशन को एम्प्लॉयबिलिटी के लिए ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ताकि बच्चों के अंदर एम्प्लॉयबल स्किल्स डेवलप हो सके। तो वोकेशनल स्किल्स को डेवलप करने पे ज़्यादा फोकस किया गया है। और अंतिम में आता है चौथा, जो है वो सेकेंडरी स्टेज है, जो हमारा 4 साल का होता है। और इसमें कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का समय होता है। और ये इसमें बहुत ही इंटेंसिव तरीके से बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा और इन डेप्थ नॉलेज की बात की जाती है इसमें। और इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को भी इंट्रोड्यूस किया गया है इसी समय में। इस समय बच्चे अब अपने चॉइस के सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं और उनको जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है। जैसे अभी तक क्या होता था कि उनको थोपा जाता था कि आपको अगर मेडिकल करना है तो आपको बायो ग्रुप लेना पड़ेगा, अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो आपको मैथ ग्रुप लेना पड़ेगा, और अगर आपको ह्यूमैनिटीज में जाना है तो आपको ह्यूमैनिटीज लेना पड़ेगा। एक ह्यूमैनिटीज का बच्चा मैथ नहीं पढ़ सकता, या फिर अगर एक मैथ का बच्चा है, अगर उसको इंटरेस्ट आ रहा है हिस्ट्री पढ़ने में, तो वो हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता था। लेकिन अब ये लचीलापन इसमें लाया गया है कि अगर एक बच्चे का चॉइस है, एक इंटरेस्ट है कि वो हिस्ट्री भी पढ़ सके साथ में, तो उस पर ये फोकस किया गया है और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। मैं लेकिन थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट करूंगा कि आपने कहा कि हिस्ट्री वाला भी मैथ पढ़ सकता है, तो बच्चा 12th कर रहा है और 12th के साथ में यदि उसका कॉम्बिनेशन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स इनके बीच बन रहा है, लेकिन वो चाहता है कि मैं मैथ लेकर के सीनियर सेकेंडरी कर लूँ, तो क्या वो कर सकेगा? अगर इस पर हम बात करें तो इस पर भी बातें चल रही हैं कि किस तरीके से सब्जेक्ट का समावेशन हो सकेगा स्कूल में। क्योंकि सीनियर, अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें जैसे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में, इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच काफ़ी हद तक सफल हुई है। लेकिन अभी स्कूल में इसका इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी हद तक अभी प्रोसेस में है और इस पर बातें की जा रही हैं कि किस तरीके से सफल हो पाएगा और किस तरीके से इसका क्रियान्वयन हो पाएगा। ये तो आपने सही कहा
कि कॉलेज स्तर पर मैंने 1988 में बीए किया है, जी। तो मेरे टाइम में इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और साथ में मेरे पास अप्लाइड स्टेट्स का ग्रुप था। जी। इवन मेरे साथी ने मैथ, अप्लाइड स्टेट्स और इकोनॉमिक्स लिया, तो इस तरीके से 27 ग्रुप राजस्थान कॉलेज में थे और मल्टी डिसिप्लिनरी का काम तो बहुत पहले से वहाँ था। और यदि ये सीनियर सेकेंडरी लेवल पर हो जाता है तो निश्चित रूप से 2020 की जो एनईपी है बहुत ही लाभदायक होगी और वास्तव में बच्चों के शैक्षिक विकास को उनके इंटरेस्ट के साथ समायोजित करके आगे बढ़ाने में मददगार होगी। तो आप इस बारे में और कुछ अपना विचार रखेंगे? बस अब मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि जो हमारी एनईपी 2020 थी वो पूरी तरीके से छात्रों को सेंटर पर रख के, केंद्र पे रखकर ही विकसित की गई है, उसका विकास किया गया है। और जिसमें छात्रों के होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब संपूर्ण विकास, इसमें एकेडमिक उनके विषयों के, उनके इन डेप्थ नॉलेज की भी बात की गई है और उसके साथ साथ जो लाइफ स्किल्स हैं जैसे कम्युनिकेशन स्किल हो गई, कोऑपरेशन, टीम स्किल्स और बाकी जो उनको समाज में रहने के लायक बनाएगा, एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा चरित्र निर्माण करने में मदद करेगा, उस पर भी बात की गई है। इसीलिए संपूर्ण विकास की बात की गई है इसमें। मैं आपसे इस बारे में थोड़ा सा और जानना चाहूंगा कि मैंने सुना कि लोकल लैंग्वेज के आधार पर भी, मतलब जहाँ की जो भाषा है उसमें भी बच्चे को पढ़ाने का प्रयास किया जाए ताकि वह बहुत अच्छा समझे, न कि उसको इंग्लिश और हिंदी का ही पुट दिया जाए। तो क्या ये सत्य है एनईपी 2020 में? जी, अगर हम पुराने समय में देखें तो कोठारी कमीशन के समय में ही 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आया था, जिसमें 3 विषयों की बात की गई थी, एक रीजनल लैंग्वेज की बात की गई थी, जिससे हम सभी जानते हैं कि भारत एक बहुत ही विविध देश है और यहाँ पे अलग अलग तरह की भाषाएं हैं और लैंग्वेज बैरियर कहीं ना कहीं बच्चों के शिक्षा में एक बाधा बनती है लैंग्वेज। तो उस बाधा को दूर करने के लिए ही बच्चों को अब उनकी जो शिक्षा है वो उनके लोकल लैंग्वेज में भी एक्सेसिबल की गई है, उनको उसमें भी शिक्षा, उनके जो विषय हैं वो उनके लोकल लैंग्वेज में, उनके क्षेत्रीय भाषा में भी उपलब्ध हो पाए, जिससे उनकी समझ और अच्छे से विकसित हो सके, उनके सोचने की समझ उस विषय में और अच्छे से विकसित हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने श्री विशेष कुमार जी हमारे चैनल पर आज वास्तव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उससे पूर्व की शिक्षा नीतियों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सर्वप्रथम राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT, जिसके अंतर्गत पूरे देश में 5 क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान जो कि अजमेर, भोपाल, शिलोंग, भुवनेश्वर और मैसूर में कार्यरत हैं और न केवल कार्यरत हैं बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में नए नए अनुसंधान और प्रशिक्षण पर जोर दे रहे हैं। और आप जैसे जो कि बीएड सेकेंड ईयर के एक प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय में जाट बड़ौदा गंगापुर सिटी में आप पधारे हैं, तो निश्चित रूप से आज आपके विचारों को सुनकर मुझे लगता है कि आज के जो समय है और आने वाला जो समय है उसमें आप जैसे जो कैलिबर वाले शिक्षक हैं उनकी नीड है। और वास्तव में आपके सुनने से मुझे लग रहा है कि आप हमारे जो कर्णधार हैं राष्ट्र के, उनकी जो क्यूरियोसिटी है उसको निश्चित रूप से दूर कर पाएंगे और शिक्षा के क्षेत्र में नवीन नवीन जो अनुसंधान हो रहे हैं उनको बच्चों तक पहुंचाएंगे। एक बार मैं आपको अपने चैनल के सभी की तरफ से, सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।